अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? ये हमारे पास फाइनल एग्जाम में या तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा या ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा। कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। या बेटा इंटी टेस्ट एमडी कैट के अंदर भी यहाँ से एमसीक्यूज आएगा, इसलिए आपने इसे बड़ी तवज्जो के साथ याद करना है और समझना है। अब बेटा इस कायनात में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं 118 एलिमेंट्स, सब के अंदर ये खसूसियत होती है, ये उनकी टेंडेंसी होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं किसी से या वो इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, यानी उनकी खुद की इंडिविजुअल ये प्रॉपर्टी होगी कि गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। तो वो कितनी देर में इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कितनी ताकत के साथ वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसी चीज को आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब हम इसे शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। तो हम कहते हैं ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम मेजर करेंगे टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट की ये टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज़ाहिर किससे करते हैं? जाहिर है हमने इसे किसी चीज से ज़ाहिर भी करना है, तो इट इज डिनोटेड बाय ई, यानी कैपिटल लेटर ई से हमने इसे ज़ाहिर करना है। अब इसका यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो यूनिट होता है बच्चों वो वोल्ट्स होते हैं, वोल्ट। और कैसे मेजर करते हैं? इसके लिए हमने एक मीटर लेते हैं जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, उससे आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत होगी या किसी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत होगी। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आप उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसे हमने ई ऑक्सी से लिखते हैं। पावर ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। या बेटा आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत होगी, इसे ई आर ई डी से लिखते हैं। तो इसे हम कहेंगे पावर ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कितनी पावर है, तो इसी चीज को आपने रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। कैसे मेजर करेंगे, क्या करेंगे इस प्रोसेस के जरिए? सबसे पहले बेटा हमारे पास कोई भी हमने रॉड बनाना है, चाहे वो मेटल्स है चाहे वो नॉन मेटल है, उसकी आपने एक वायर लेनी है, एक रॉड लेना है, उसका एक सॉलिड पोर्शन लेना है, इसको आप कहेंगे इलेक्ट्रोड। ये एक सॉलिड है, इसको बेटा हमने एक इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रोड हमारे पास आ रहा है ये कॉपर का एक रॉड है, कॉपर की एक छोटी सी जो है वो आपने तार ले लिया है, ये इलेक्ट्रोड है। अब इस इलेक्ट्रोड को आपने किया क्या है, हमने इसे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया है, यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट का मोल्टन सोल्यूशन ले लिया है, यानी कॉपर सल्फेट को आपने पानी के अंदर हल कर लिया है, इसका एक्वस सोल्यूशन बना लिया है, या इसको खुद को आपने मेल्ट करके इसका एक एक्वस सोल्यूशन, चले एक्वस सोल्यूशन बना लेंगे। मतलब कॉपर सल्फेट इज ए सॉल्ट, ये एक सॉल्ट होगा, इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये एक इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा कॉपर सल्फेट का। फिर ये कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा इसको बेटा इस बीकर के अंदर आपने डाल देना है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये जो कॉपर सल्फेट होगा ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन, यानी सॉल्यूशन के अंदर ये कॉपर आयन और सल्फेट आयन की शक्ल में आयोनाइज हो चुका है, डिसोसिएट कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉपर और सल्फेट के आयंस होंगे जो इस सोल्यूशन के अंदर तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। अब ये जो रॉड है ये प्योर कॉपर का, यानी सॉलिड स्टेट के अंदर ये कॉपर है। यहाँ पे जो कॉपर आयन आपको नजर आ रहा है ये एक्वस है। अब इस रॉड को आपने कॉपर सल्फेट के अंदर डिप किया हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो कॉपर बैठा हुआ है, मेटल बैठा हुआ है, इसका दिल चाहता है कि मेरे साथी नीचे तैर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, मैं भी नीचे जाऊं। तो इसलिए इस कॉपर के लिए कंडीशन है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि नीचे जो कॉपर होता है उसके ऊपर दो पॉजिटिव आयन है, ये मेटल की शक्ल में नहीं जा सकता, इसको दो इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे। जैसे आप किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो क्लासरूम में आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है, ऐसे आपको वो नहीं आने देते, ऐसे हर चीज की कंडीशन होती है। आप मस्जिद के अंदर जाते हैं तो आपने वजू करके जाएंगे, सर के ऊपर टोपी लेके जाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से अपना फ्रीजा नमाज जो है वो अदा कर सकें। तो इस तरीके से बेटा ये जो कॉपर है इसने नीचे अगर जाना है तो इसको आयन में कन्वर्ट होना होगा। आयन में कैसे कन्वर्ट होगा? तो ये कॉपर क्या करेगा,
ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये जो कॉपर होगा ये बेटा इलेक्ट्रॉन जो करेगा लूज करेगा और कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कॉपर है इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये कॉपर आयन की शक्ल में नीचे आएगा। वो जो इसने इलेक्ट्रॉन बेटा लूज किए हैं उसके जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा। यानी जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है वो नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर आके जमा हो जाएंगे। जाहिर है एक कॉपर का आयन तो नीचे नहीं आ रहा, बहुत सारे कॉपर के आयन नीचे आ रहे हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते जा रहे हैं और फिर ये कॉपर आयन की शक्ल में नीचे जा रहे हैं। अब नीचे वाले जो कॉपर आयन है उनका दिल चाहता है कि हम ऊपर की तरफ जाएं, कि ऊपर जाके हम जो है मेटल की शक्ल में आए। क्या सारा दिन हम ऐसे स्विमिंग करते रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, एक जगह पे हम जाके बैठ जाएं। तो वो क्या करेंगे, वो ऊपर जाके बेटा यही 2 इलेक्ट्रॉन जो हर एक कॉपर ने छोड़े हुए हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे और वो कॉपर की शक्ल में यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। अब देखा ये गया है जो ऊपर से कॉपर आ रहे हैं वो कम है, जो नीचे से जाके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहे हैं वो ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। तो यहाँ पे प्रोसेस हो क्या रहा है, हमारी बुक में सिर्फ रिडक्शन के लिहाज से इक्वेशन लिखी गई है। वो क्या इक्वेशन होगी, देखें ये कॉपर है, +2 है, नीचे वाला आयन है, ये ऊपर जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये कॉपर के अंदर बेटा कन्वर्ट होता जा रहा है, कॉपर मेटल के अंदर है कन्वर्ट होता जा रहा है। यहाँ पे आपके पास ना 2 रिएक्शन हो रहे हैं, एक को आप कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक को आप क्या कहेंगे बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले आपने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से निकाल देना, इस चीज को आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। देखिए ये जो कॉपर होगा इसने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये कॉपर आयन में कन्वर्ट हो गया, तो इस अमल को आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब दूसरा जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है उसको आपने रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, कि नीचे वाले जो कॉपर हैं वो ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन को, इसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और वहां पे जाके वो दोबारा सराउंड होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से बेटा वो कॉपर आयन जो एक्वा सोल्यूशन के अंदर था उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वहां पे जाके बैठ गया, वहां पे जाके वो डिपॉजिट हो गया, तो इसकी आपके पास रिडक्शन हो गई। अब आपने देखना ये है कि ये जो कॉपर है ये क्या ऑक्सीडेशन को पसंद करता है या रिडक्शन को। अब आप कैसे देखेंगे, अगर इस रॉड के ऊपर कॉपर आयंस यानी कॉपर वाले जो आयंस है वो ज्यादा डिपॉजिट हो रहे हैं तो इसका मतलब है इसने रिडक्शन को पसंद किया। अगर बेटा इसमें नीचे सोल्यूशन के अंदर आने वाले जो कॉपर आयन है वो ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने ऑक्सीडेशन को एक्सेप्ट किया या ऑक्सीडेशन को ज्यादा पसंद करता है। अब इस चीज को देखने के लिए हमारे पास 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, या तो बेटा मोर रिएक्टिव होंगे या लेस रिएक्टिव होते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले आपके पास लेस रिएक्टिव कौन से होंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम किन को रिएक्टिव कहते हैं और किन को बेटा हम लेस रिएक्टिव कहते हैं। तो आपने बात को समझना है आमतौर पर अगर कोई मेटल है तो वो मोर रिएक्टिव है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितनी जल्दी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मोर रिएक्टिव है। जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, मैंगनीज है, जिंक है, ये जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो हम इसे कहते हैं दे आर मोर रिएक्टिव, ये रिएक्टिव है। अगर बेटा जो नॉन मेटल्स हैं वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जैसे फ्लोरीन है फौरन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो इन्हें आप कहते हैं ये भी मोर रिएक्टिव है क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन फौरन एक्सेप्ट कर लिए। तो केमिस्ट्री के अंदर कौन रिएक्टिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन फौरन देगा या फौरन लेगा, उन दोनों को आपने रिएक्टिव कहते हैं। अब हम यहाँ पे सिर्फ मेटल की बात कर रहे हैं। लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकेंगे, उन्हें आपने लेस रिएक्टिव एलिमेंट कहेंगे। जो फौरन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे दे आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो कॉपर क्या है, तो कॉपर बेटा रिडक्शन को पसंद करता है, यानी इसकी जो रिडक्शन होती है वो इसमें ज्यादा हो रही है, इसके अंदर रिडक्शन ज्यादा हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कॉपर है दैट इज ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब आप देखेंगे
कि इसी चीज को आपने देखना है। ये कॉपर है बेटा, ये +2 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपने एक छोटा तीर का निशान बनाएंगे, ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है ये आपके पास रिडक्शन हो रही है, ये इधर जा रहा है। अगर बेटा ये वाली जो चीज है इसका आपने जो है वो बड़ा तीर का निशान बनाएंगे कि ये आपके पास ना रिडक्शन को शो कर रहा है। अब अगर ये कॉपर इस तरफ जाना चाह रहा है, यानी कि इसको आप कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये कॉपर कॉपर आयन में कन्वर्ट होना चाहता है तो इसका इस प्रोसेस को ये थोड़ा कम पसंद करता है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन जो होती है वो कम होती है, लेकिन इसकी रिडक्शन जो होती है वो ज्यादा होगी। अब कैसे पता चलेगी? अगर बेटा अब इसकी आपके पास ना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो वो वाली चीज जो है वो डोमिनेंट होगी, वो ये एलिमेंट चाहता है कि वो काम मैं करूं। चलें देखते हैं। तो इसकी जो वैल्यूज बेटा हमने मालूम की थी, तो इसकी जो रिडक्शन की वैल्यू है ई जो है रिडक्शन की जो इसकी वैल्यू आ रही होती है वो बेटा आपके पास आएगी -0.34 वोल्ट। ये आपके पास आएगी -0.34 वोल्ट, यानी 34 वोल्ट जो होगी ये माइनस के अंदर आ रही होगी। ये इसकी ना रिडक्शन की वैल्यू है, यानी रिडक्शन की वैल्यू है। तो ऑक्सीडेशन की इसकी क्या वैल्यू होगी? ऑक्सीडेशन की बेटा अगर आप इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो वो आपके पास पॉजिटिव में आएगी। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, इसकी जो रिडक्शन की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव में कितनी होगी? 0.34 वोल्ट आएगी। और ऑक्सीडेशन में कितनी होगी? ये माइनस आएगी 0.34 वोल्ट। यानी ऑक्सीडेशन के अंदर जो इसकी वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव के अंदर आ रही है, और जो पॉजिटिव के अंदर इसकी वैल्यू आ रही है वो इसकी रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन नेगेटिव में और रिडक्शन बेटा पॉजिटिव में। जाहिर है जो वैल्यू भी पॉजिटिव में होगी वही प्रोसेस जो है वो एलिमेंट पसंद करता है। इसलिए कॉपर जो है ये एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो आम तौर पर जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव होते हैं ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे, जैसे कॉपर है, सोना है, चांदी है, एयू है, एजी है, ये तमाम एलिमेंट जो है वो रिडक्शन को पसंद करते हैं, ऑक्सीडेशन को पसंद नहीं करते। इसलिए बेटा सोने को कभी जंग नहीं लगता। आपने कभी नहीं सुना होगा फलां खातून थी उसने सोना रखा और उसका सारा जंग लग गया, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे इनको जंग नहीं लगता क्योंकि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई कि ये जो कॉपर है ये बेटा रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो इसका फेवरेट प्रोसेस है, इसलिए आपने रिडक्शन वाले प्रोसेस को बड़े एरो के साथ जाहिर किया है। और ये जो रिएक्शन होगा ये राइट तरफ जाना पसंद करेगा, यानी रिएक्शन इज लाइज टू दी राइट, राइट डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। आपको कैसे पता चला कौन सा आपका लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सा बेटा राइट हैंड साइड है? तो ये जो रिएक्टेंट होते हैं, जिस तरह हमारा बाजू लेफ्ट बाजू होगा तो इसे आप लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, जहां पे आपका राइट बाजू होगा तो आप उसे राइट हैंड साइड कहते हैं। तो ये रिएक्शन जो है ये राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। देन इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड टू द राइट। ये जो इक्विलिब्रियम है बेटा वो राइट की तरफ जाएगा। मतलब ये है ये जो कॉपर है ये यहाँ पे जाके जमा हो रहे हैं, और कॉपर आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ ले रहे हैं ताकि वो कॉपर में कन्वर्ट करें हो जाएं, और इस अमल को आपने रिडक्शन कहते हैं। तो ये रिडक्शन को पसंद करेगा। अब हम बात कर लेते हैं मोर रिएक्टिव की। जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं? मोर रिएक्टिव, जो बेटा आपके पास ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या होंगे? तो आपने याद रखना है कि मोर रिएक्टिव वो होते हैं विच लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी के साथ खारिज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होंगे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? लूज करना है। अब रिएक्टिव कौन से होते हैं? मतलब सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारे रिएक्टिव हैं। अगर इनकी बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो पॉजिटिव में आ रही होगी, चाहे ऑक्सीडेशन के पॉजिटिव में आ रही है चाहे रिडक्शन के पॉजिटिव में आ रही है, तो वो प्रोसेस इनके अंदर क्या होगा? डोमिनेंट होगा। यहाँ पे देखिए आपको ना वनेडियम की एग्जांपल दी गई है, वनेडियम की। ये वनेडियम है, ये +3 है। अब इसके अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो बच्चों ये जो है ये वनेडियम के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इस चीज को आप कहते हैं ये इसकी रिडक्शन होगी। तो देखा गया कि इसकी जो रिडक्शन की वैल्यू होती है वो हमारे पास -1.18
वोल्ट आ रही होती है। ये इसकी क्या होगी, रिडक्शन की। अगर इसी प्रोसेस को ये जो वनीडियम है, अब इसको आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वनीडियम +3 में, वनीडियम आयन में, और 3 इलेक्ट्रॉन ये खारिज कर रहा है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ए ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस को जो आपने नाम दे रहा है ये ऑक्सीडेशन है। तो वनीडियम के अंदर जो प्रोसेस डोमिनेंट होगा वो हमारे पास ना ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या होगी, +1.18 वोल्ट होगी। तो हमने अभी इस चीज को डिस्कस किया कि जो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही होती है वही प्रोसेस उस एलिमेंट के अंदर डोमिनेंट होगा। तो ये जो आपके पास वनीडियम है इसको फिर बड़े एरो से आप जाहिर करते हैं। तो ये जो वनीडियम है इट कैन बी लाइक टू कन्वर्ट इनटू वनीडियम आयन, ये अपने आप को वनीडियम आयन में कन्वर्ट करना पसंद करता है, ना कि वनीडियम आयन को दोबारा वनीडियम के अंदर। तो इसलिए बेटा ये जो रिएक्शन होगा, ये जो इक्विलिब्रियम होगा, इट कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड लेफ्ट। ये जो इक्विलिब्रियम है ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो बाज़ औक़ात वो आपको सिर्फ एक एलिमेंट दे देगा और पूछेगा इसका इक्विलिब्रियम किस तरफ लाई करेगा, राइट या लेफ्ट। तो ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं कैसे पता चलेगा कौन लेस रिएक्टिव है कौन मोर रिएक्टिव है। तो हम बेटा नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स के बाद एक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। तो ऐसे एलिमेंट जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं उनको आप लेस रिएक्टिव कहते हैं, और जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे। तो आप इनके नाम याद कर लेंगे। तो ये लेस रिएक्टिव होंगे और ये वाले जो होते हैं ये ऑक्सीडेशन को प्रेफर कर रहे होते हैं। मतलब इनके अंदर अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है तो ये उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे। इसलिए ये रिएक्शन जो होगा ये लेफ्ट की तरफ इक्विलिब्रियम जाना पसंद करेगा। तो भाई ये इतनी सी बात है, आपने जस्ट इतना बताना है कौन सा एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, कौन सा एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है, यानी किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, या किसकी बेटा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो बेहतर होगी। बस देख रहा इतना सा है सॉरी बेटा गला खराब है आज। बस देखना इतना सा है बेटा, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होती है या रिडक्शन हो रही होती है, जो वैल्यू भी पॉजिटिव के अंदर होगी वही प्रोसेस उस एलिमेंट का डोमिनेंट होगा। तो बहुत इजी था, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब बेटा हमने एक चीज पढ़नी है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे करने हैं। सॉरी इसकी डेफिनेशंस तो रह गई। हमने किया क्या था कि एक मेटल रॉड को उसके सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है, और ये जो आइंस का इधर नीचे जाना, नीचे वाले आइंस का ऊपर आ जाना, इसी चीज को आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इसे हम डिफाइन करते हैं व्हेन ए मेटल रॉड, जब एक मेटल का जो रॉड होगा डिप्ड इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, इसके अपने सॉल्यूशन के अंदर आपने डिप किया हुआ है एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस जब आपने मेटल रॉड को उसके सॉल्यूशन में डिप किया तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज जो होगी वो एस्टैब्लिश होगी, एक वोल्टेज यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी जो वोल्ट मीटर में आपको नजर आ रही होगी। किसके दरमियान में, बिटवीन द मेटल एंड मेटल आयन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेटल और मेटल आयन के दरमियान में जो एक वोल्टेज आ रही है, जो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है, उसी चीज को आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं। जहां पे हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या आपके पास इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होती है, और आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का क्यों मेजर नहीं कर सकते। तो बेटा अब हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने जो सोल्यूशन ले लेते हैं वो जिंक सल्फेट का लेते हैं, यानी जिंक सल्फेट को लिया, इसे पानी में हल कर लिया, तो ये जिंक सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा। पानी के अंदर जिंक सल्फेट जो होगा ये ब्रेकअप इनटू जिंक आयन एंड सल्फेट आयन। तो ये पानी के अंदर जाके बेटा ये जिंक आयन और सल्फेट आयन में टूट जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हमें जिंक आयन और सल्फेट आयन नजर आ रहे हैं। ये सारे जिंक आयन है और सल्फेट आयन है जो कि इधर तैर रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं इस तरीके से। और इसके अंदर एक रॉड आपने डिप कर दिया, दैट इज मेड अप ऑफ जिंक। ये जो रॉड है ये जिंक मेटल का बना हुआ है, यानी इस रॉड के अंदर जो जिंक के एटम है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। अब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुरू हो जाएगा। क्या होगा कि ये जो जिंक है
ये मोर रिएक्टिव है, ये फौरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नीचे आएगा। यानी यहाँ पे बैठा हुआ जो जिंक का एटम था, इसका दिल चाह रहा है मैं नीचे जाऊं, जाके खेलूं कूदूं अपने हम साथियों के साथ, जाके जो है मैं भी भागू दौड़ूं। तो ये बेटा नीचे की तरफ आएगा। जैसे कभी आप क्रिकेट का मैच देखने किसी ग्राउंड के अंदर जाएं, आप बैठे हुए हो तो आपके अंदर एक थरथराहट सेंसेशन शुरू हो जाती है कि हम भी जाके बैट पकड़े और खेलना शुरू कर दें। तो बाज लोग जो है वहां पे जाके खेलना भी शुरू कर देते हैं। इस तरीके से ये जिंक जो है ये नीचे आने की बच्चों कोशिश करेगा। इसने क्या करना है, इसने इलेक्ट्रॉन, ये वैसे तो नहीं आ सकता, इसे इलेक्ट्रॉन लॉस करने होंगे। इसने क्या किया, इसने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और ये जिंक साहब नीचे आ गए। तो देखे यहाँ पे क्या हुआ कि इस जिंक ने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ये जिंक है और फिर ये जिंक आयन की शक्ल में इस सोल्यूशन के अंदर आ गया। ऐसे बहुत सारे जिंक आयन आ रहे हैं, एक आया उसको देख के दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, फिर चौथा पांचवा, धड़ाधड़ नीचे आ रहे हैं जिंक आयन, नीचे आ गए। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे मौजूद जो जिंक आयन है, इनका दिल चाहता है क्या हम सारा दिन यहाँ पे फिरते रहते हैं, भागते रहते हैं, क्यों ना हम ऊपर जाके मेटल के साथ बैठ जाए। तो ये जो जिंक आयन है, अब ये बेटा ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जिंक आयन जो होगा, ये इसके इर्द गिर्द बेटा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब ये दूसरा प्रोसेस होना शुरू हो गया। जिंक +2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वहां जाके जमा हो गए। तो इसमें 2 अमल हो रहे हैं, एक बेटा इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन। अब आपने देखना है इसमें हो ज्यादा प्रोसेस कौन सा होगा। तो ज्यादा प्रोसेस बेटा हमारी बुक वाले ने जितनी भी इक्वेशंस लिखी है उनको हमेशा इस तरीके से लिखा है, सबका एक ही पैटर्न रखा हुआ है, इसलिए बच्चे समझते हैं शायद ये गलत है, सही है, नहीं गलत नहीं है, ये सब ठीक है। मतलब ये जो जिंक है, इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। इस एरो को हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को पसंद करता है। कैसे, तो बेटा यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन थे वो ज्यादा जमा हो गए हैं एज कंपेयर टू बच्चों किसके, नेगेटिव आयन के। नेगेटिव आयन की निस्बत से जिंक के जो पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पे ज्यादा कलेक्ट हो जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं। तो दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसी चीज को आपने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब यहाँ पे एक अहम बात होती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका मेजर नहीं कर सकते। तो आप कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर है नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आता है व्हाई वी कैन नॉट मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट आप नहीं रख सकते जो इस डबल लेयर के दरमियान में आपको बता सके कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। या मुख्तसर सी बात यह है कि इसके ऊपर सिर्फ एक चार्ज होना चाहिए, या बच्चों इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। कोई इसके साथ एक और हाफ सेल होगा जिसमें ये चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। या बेटा इसके ऊपर सिर्फ एक ही चार्ज आना चाहिए, या माइनस आए या पॉजिटिव आए, फिर आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि डबल इलेक्ट्रिकल लेयर में इसलिए मालूम नहीं कर सकते क्योंकि ये डबल चार्ज आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक अगर आयन नीचे है फिर ऊपर है, फिर ये जहां पे जाके जो है बाजू का ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव आयन आ जाते हैं और नेगेटिव आयन की तादाद थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये स्टॉप हो जाएगा। इसलिए हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी सही सी वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। तो सही वैल्यू मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, तो सही वैल्यू मालूम करने के लिए बेटा हमें एक और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत होगी जिसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे बाजार से आप कपड़ा लेने जाते हैं तो एक मीटर दुकानदार निकालता है, वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, उसकी पैमाइश की गई है, जितने मीटर आपने कपड़ा लेना है वो उसके साथ मेजर करके आपको दे देता है। मतलब हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रोड होना चाहिए जिसकी वैल्यूज हमारे पास फिक्स है, और जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने आप उसे कंपैरिजन करके निकालते हैं। इसलिए हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एक सिंगल इलेक्ट्रोड का मालूम नहीं कर सकते, इसे हमेशा बेटा हम कंपैरिजन करके निकालेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए जो आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया हुआ है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या दैट इज आल्सो नोन एज ए शी। इसे बेटा आपने शी भी कहते हैं, SHE, यानी कैपिटल लेटर में ये लिखेंगे शी, इसे आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। अब ये जो शी होती है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, इट कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, चाहे वो ऑक्सीडेशन है चाहे रिडक्शन है, उसके लिए बेटा आप शी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वी यूज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या व्हाट इज शी। तो आप कहते हैं इसके बगैर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैयर है नहीं होता, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। तो इसको बनाओगे कैसे? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने ये डबल इलेक्ट्रिक का लेयर पढ़ा, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपने सबसे पहले एक बीकर ले लेंगे। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। ये बेटा आपने एक बीकर लेंगे और इस बीकर के अंदर क्या लेना है? इस बीकर के अंदर हमने HCl को लेना है। इस बीकर के अंदर हमने एक ऐसा सोल्यूशन लेना है जिसके अंदर हाइड्रोजन हो, क्योंकि आपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर हमने वो सोल्यूशन लेंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन है। फॉर एग्जांपल HCl ले लें, H2SO4 ले लें, HNO3 ले लें, कुछ भी ले लें। तो यहाँ पे बेटा आपने HCl का सोल्यूशन ले लिया। अब क्या करना है? अब हमारे पास हाइड्रोजन का रॉड कहां से लेंगे? हाइड्रोजन तो गैस है, गैस को तो किसी भी चीज के अंदर डिप आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये शीशे की बनी हुई एक बड़ी सारी हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये एक बड़ा सारा रॉड है, ये एक बड़ी सारी ग्लास ट्यूब है जो कि शीशे की बनी हुई है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक प्लाटीनियम की वायर लटकाई गई है। प्लाटीनियम की वायर के एंड पे बेटा एक प्लाटीनियम की बनी हुई फॉयल है। ये प्लाटीनियम की बनी हुई क्या होगी? एक फॉयल है, एक पतरी लटकाई गई है जो कि प्लाटीनियम की बनी हुई है। अब ये प्लाटीनियम की वायर है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, यानी ये जो हाइड्रोजन होगा इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 101 किलो पास्कल प्रेशर के जरिए आपने हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे इंटर करना है। और फिर ये जो प्लाटीनियम की फॉयल होती है इसके ऊपर आपने ब्लैक प्लाटीनियम को कोट कर देना है। ब्लैक प्लाटीनियम, ब्लैक प्लाटीनियम जो होता है उसको बेटा इसके ऊपर आप क्या करते हैं? कोट कर देते हैं, इसको अच्छे तरीके से लगा देते हैं। ब्लैक प्लाटीनियम को इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन को सरफेस एरिया मुहैया कर रहे होते हैं। क्या मकसद? इसका मतलब यह है कि ये जो हाइड्रोजन गैस हम यहाँ से इंटर करेंगे ये सारी बेटा इस प्लाटीनियम फॉयल के ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब का मतलब है ऊपर तय बना देना, ऊपर लग जाना। जैसे हम व्हाइट वॉश करते हैं तो हमारा जो व्हाइट वॉश होता है वो दीवार के ऊपर लग जाता है, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्ब। एक होता है अब्जॉर्प्शन, अंदर तक चले जाना। जैसे एक सोफा है, उसके ऊपर पानी का गिलास आपने उड़ेला तो पानी जो है उसके तमाम नीचे तक चला जाएगा, हर एक जगह पे पहुंच जाएगा, इसे हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन गैस को बेटा एब्जॉर्ब करना होगा। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है जब यहाँ से इंटर होगी तो इसके ऊपर जाके क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई वी कैन यूज द प्लाटीनियम? प्लाटीनियम को ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये बेटा लेस रिएक्टिव है, ये दूसरों के साथ रिएक्शन करती नहीं है। प्लाटीनियम को कभी जंग नहीं लगता, जंग हमेशा उस चीज को लगता है जो मोर रिएक्टिव होता है। जैसे लोहे को बड़ी तेजी के साथ जंग लगता है क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है, हर किसी के साथ रिएक्शन करने के तैयार है। ऑक्सीजन के साथ फौरन रिएक्शन करता है, पानी के साथ करता है, इसलिए उसको कुरैयन हो जाता है। लेकिन सोने को, प्लाटीनियम को इसलिए जंग नहीं लगता बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव या दे आर लेस रिएक्टिव। ये रिएक्टिव होते ही नहीं है, इसलिए इन्हें बेटा जंग नहीं लगेगा। अब हाइड्रोजन जो होती है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई है। अब आप कहेंगे कि ये आपके पास एक किस्म का इलेक्ट्रोड बन गया है। अब इस इलेक्ट्रोड को आपने HCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। फिर इसमें वही प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। अब ये जो हाइड्रोजन है, जब इसने बेटा ये वाला जो इधर एब्जॉर्ब हुआ हाइड्रोजन है, इसका दिल चाह रहा है मैं नीचे जाऊं, तो चले जाइएगा। तो नीचे जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन ये खारिज करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बेटा इस प्लाटीनियम के ऊपर रह जाएंगे, ये नीचे हाइड्रोजन आयन की शक्ल में नीचे आ जाएगा। अब दैट इज नोन एज ए ऑक्सीडेशन। इसको बेटा जो आप कहते हैं ये ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये जो आपके पास पोटेंशियल आ रहा होगा इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की मजे की बात यह है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, 0 वोल्ट है। इसके कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा, 0 है। ये आर्बिट्रली ऐसा किया गया। अब बेटा नीचे वाला जब हाइड्रोजन ऊपर जाना चाहता है तो जब उसको देखा गया तो उसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो भी बेटा हमारे पास क्या आएगी? 0 आएगी। यानी ई जो होती है इसकी चाहे ई ऑक्सीडेशन ले लें
या ई बेटा इसकी क्या ले लें, रिडक्शन ले लें, दोनों केसेस में जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 वोल्ट होती है। ये स्टैंडर्ड के तौर पर आप ले रहे होते हैं, तो इसलिए इसे आपने ई नॉट लिखते हैं, ई नॉट, ई नॉट। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब ना तो इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है, ना ही रिडक्शन पोटेंशियल डोमिनेंट है, बस इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। ड्यू टू दिस रीजन वी यूज हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोड, एज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल होगा। जाहिर है कि ये आपके पास एक हाफ सेल है, इस हाफ सेल ने या तो कैथोड के तौर पर काम करना होगा या एनोड के तौर पर। अब आपने बात को तवज्जो से समझना है। अगर इसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं, मोर रिएक्टिव ऐसे एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं जिनके अंदर ये खसूसियत होती है, टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, तो ये जो शी होती है इट एक्ट एज ए एनोड, ये कैथोड का काम करेगा, ये वहां पे इलेक्ट्रॉन लेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन बेटा लेगा। अगर किसी इस ऐसे एलिमेंट के साथ इसे जोड़ते हैं जो लेस रिएक्टिव है, मतलब कॉपर के साथ इसे जोड़ के कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होगा इट एक्ट एज ए एनोड, यानी ये इलेक्ट्रॉन देगा। देखिए इस केस के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये जो हाइड्रोजन होता है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो काम करेगा दैट एक्ट एज ए एनोड, ये एनोड का काम करता है। और जहां पे ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है जाहिर है इसकी रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पे इट एक्ट एज ए कैथोड, ये कैथोड का काम बेटा कर रहा होता है। इसको आपने स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर लेते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट से क्या मुराद है, आपने 1 मोलर HCl का सोल्यूशन लेंगे, इसका जो प्रेशर होता है वो आपने 1 atm लेंगे, तब आप इसे स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा क्या। यहाँ पे आपके पास आएगा व्हाट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, व्हाई इट कैन बी यूज, तो आप कहेंगे इसलिए आप इसे यूज करते हैं कि इसके बगैर तो किसी चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर ही नहीं कर सकते। वो आपसे पूछते हैं अगर हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को आप मोर रिएक्टिव के साथ जोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, तो आप कहेंगे इट एक्ट एज ए कैथोड। अगर लेस रिएक्टिव के साथ जोड़ते हैं तो इट एक्ट एज ए एनोड। ये बातें याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में आएंगे। अब व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। स्टैंडर्ड बेटा हमारे पास वो चीजें होती हैं जिसमें आपने कंडीशंस को फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे आपने वो फैक्टर देखने हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो आप बताते हैं कि वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो वोल्टेज होती है, जो इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होती है, वो 3 बातों पे डिपेंड करेगी। किस पे, नंबर 1 कंसंट्रेशन, ये जो सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कितने मोल्स जो होते हैं वो आपने सॉल्यूट के इसके अंदर हल किए हुए हैं। नंबर 2 इस वक्त इसका टेम्परेचर क्या है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी ज्यादा होगी, यानी ये नीचे आ रहे होंगे फिर ऊपर जा रहे होंगे, इसलिए वैल्यू चेंज हो रही है। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस, कि गैस का प्रेशर आपने कितना लिया हुआ है, ये 3 बातों पे बेटा ये डिपेंड करेगा। अब सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। तो आप कहते हैं द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए हाफ सेल, किसी भी हाफ सेल के लिए क्या होगा, इज द वोल्टेज मेजर, ये वोल्टेज को आप मेजर करते हैं कहां पे, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर विद ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, किसी भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ बेटा इसे कंपेयर करके आप इसे मालूम करते हैं एज द अदर हाफ सेल, जो कि दूसरा हाफ सेल होगा। मतलब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होगा, इसको दूसरे, ये एक हाफ सेल है, अब जब आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है तो दूसरे के साथ इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस बेटा ये आपके पास 3 है। कंसंट्रेशन जो आपने लेनी है वो 1 मोल्स पर लीटर लेंगे। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या केल्विन के अंदर 298 केल्विन होगा। प्रेशर इसका कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा या 101 किलो पास्कल होगा। ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसको बेटा आपने पहले ई लिखेंगे, ई के ऊपर आपने एक सर्कल सा बना देना है ई नॉट, ई नॉट से मुराद होगा ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर खाली ई लिखेंगे
तो इसको आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अगर आपने इसके ऊपर ई नॉट लिख दिया तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब बेटा हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट हमें दिया जा रहा है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे वो अब हम वोल्ट मीटर बना के उसे मेजर करते हैं। तो इसे हम कहते हैं मेजरिंग दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपने कितनी तरह के हाफ सेल इस्तेमाल करते हैं। हाफ सेल से मुराद है वो जो आधा सेल जिसमें उसका रॉड डिप किया गया तो उसे हम हाफ सेल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 3 किस्म के आपके पास हाफ सेल होगा। या तो कोई भी मेटल होगा और उसके अंदर उसके मेटल आयन को आपने मेटल को उसके अपने आयंस के अंदर आपने डिप किया हुआ है तो ये आपके पास हाफ सेल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर आयन है इनटू कॉपर के अंदर डिप किया गया है। या कोई भी नॉन मेटल है और उसको नॉन मेटल आयन के हाफ सेल में डिप किया गया है, जैसे क्लोराइड आयन को क्लोरीन के अंदर क्लोराइड और क्लोरीन को डिप किया गया है। ये कैसे बनेगा, ये अभी हमने जो हाइड्रोजन वाला बनाया था वो है। या बच्चों आयन आयन हाफ सेल है, मतलब एक ही एलिमेंट है उसकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है सेम एलिमेंट की, तो उनको आपने डिप किया हुआ है। अब इससे क्या मुराद है, ये जो आप लिख रहे होते हैं ये कॉपर +2 है, आगे बेटा आपने ये कॉपर लिखा हुआ है, इससे क्या मुराद है। देखिए जैसे आपके पास मुख्तलिफ चीजों के शॉर्ट हैंड होता है, उसको लिखने का एक छोटा सा तरीका होता है। ऐसे केमिकल रिएक्शंस को लिखने का, सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शंस को कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको लिखने का ये बेटा एक छोटा सा तरीका होता है। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि ये जो कॉपर आयन है इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए और फिर ये इस कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये छोटी लाइन के बाद मतलब ये जो कॉपर होगा इसके नीचे आप लिखेंगे AQ, ये एक्वस है, और इस कॉपर के नीचे आप लिखेंगे सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर ये रिएक्शन बेटा इधर जा रहा होगा फिर आपने इसको इधर लिखने हैं। ज्यादातर हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं क्योंकि हमारी बुक के अंदर जो स्टैंडर्ड तरीका दिया गया है वो रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से दिया गया है। तो बस आपने तीर के निशान को इधर कर देंगे, अगर ये रिडक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है तो तीर के निशान को इधर कर देंगे। फिर आप बताएंगे ये अब हमने ना कॉपर का पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 हाफ सेल बनाने हैं, 2 हाफ सेल। ये पहला हाफ सेल है, इसके अंदर क्या किया हुआ है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है ये कॉपर आयन और सल्फेट आयन की शक्ल में पाया जा रहा है। और इसके अंदर क्या किया हुआ है, कॉपर के एक रॉड को डिप किया गया, ये कॉपर का एक रॉड है, वही वाला पुराना काम। अब दूसरा जो आपके पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर बेटा हमने क्या किया है, इस बीकर के अंदर हमने शी लिया हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। यहाँ पे HCl है और यह एक वही वाली ग्लास रॉड है, प्लाटिनियम की वायर है और ये प्लाटिनियम की फॉयल है। इन दोनों को आपने वोल्ट मीटर से जोड़ा हुआ है। इनके दरमियान में एक हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज क्या करती है, इन दोनों को आपस में जोड़ के रखेगी, इसे आपने सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, जब ये वोल्ट मीटर के साथ आप जोड़ देंगे तो ये सेल रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0 है, जो भी वैल्यू आएगी वो इस कॉपर की होगी। अब कॉपर जो है, अब हाइड्रोजन तो बेटा एक 0 है, अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो हाइड्रोजन इसे इलेक्ट्रॉन देगा, अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो हाइड्रोजन इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड होता है ये दोनों काम कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और बेटा रिडक्शन पोटेंशियल भी। सबसे पहले क्या काम होगा, ये जो कॉपर होता है ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन को कहता है मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं देना, तो इन दिस केस ये जो शी होगा, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, इट एक्ट एज ए नोड, ये एनोड बनेगा क्योंकि कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, ड्यू टू दिस रीजन इट एक्ट एज ए कैथोड। अब कॉपर यहाँ पे बच्चों कैथोड बन जाएगा। अब इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होगा, इसमें रिएक्शन ये होगा, ये जो हाइड्रोजन होगा इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये H आयन में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ये H आयन इसके नीचे आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे और फिर ये जो कॉपर आयन होता है ये बच्चों इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है वो हमारे पास ना रिडक्शन होगी, ये रिडक्शन होगी, ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब वोल्ट मीटर से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास आ रही होती है
वो पॉजिटिव 03.4 वोल्ट होगी। तो ये 0.34 वोल्ट जो आपके पास आ रहा है, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रॉन दे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले, तब आपके पास जो कॉपर की वैल्यू है वो नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगी। मतलब अगर कॉपर ने ऑक्सीडेशन की है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों रिलीज किए हैं, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन की वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी ई नॉट ऑक्सीडेशन। वैल्यू सेम रहेगी लेकिन ये माइनस में आ जाएगी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी वैल्यू हाइड्रोजन की वैल्यू से कम हो तो वो एक्सेप्टेड नहीं होती। अब हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रोपोटेंशियल की? 0 है। तो आमतौर पर जो भी एलिमेंट जिसका आपने इलेक्ट्रोपोटेंशियल मालूम करना है, उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो कॉपर की जो पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है वो रिडक्शन पोटेंशियल की आ रही है, जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी नेगेटिव में आ रही है। इसलिए हम कहेंगे ये जो कॉपर होता है, इसकी जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो पॉजिटिव 0.34 वोल्ट आएगी। चले, अब हमने कॉपर को खत्म कर दिया और कॉपर के बाद हम जिस चीज की मेजर कर रहे हैं वो हमारे पास ना जिंक आ गया। अब हमने जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसे करेंगे कि ये जो रॉड होगा, ये बेटा जिंक का बना हुआ एक रॉड ले लेंगे और जिंक के सोल्यूशन में इसे डिप करेंगे। ये जिंक आयन होगा, ये सल्फेट आयन होगा, ये जिंक आयन होगा और ये क्या होंगे? सल्फेट आयन होंगे ये। और इस तरीके से ये वाला जो अब आपके पास रॉड है, ये शी है और ये जिंक है। अब ये जो जिंक होता है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मोर रिएक्टिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। तो इस केस के अंदर ये जो शी होगी, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, इट एक्ट एज ए कैथोड। अब यहाँ पे इसने जो चीज बन जानी है उसे आप कहते हैं ये कैथोड बन जाएगा। और ये जो बेटा जिंक होगा, ये इस केस के अंदर एनोड बनेगा, यानी ये जो जिंक का हाफ सेल है वो एनोड है और ये जो हाइड्रोजन का हाफ सेल है वो क्या होगा? कैथोड होगा। अब क्या होगा? ये जो जिंक होगा, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, लूज। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी बेटा ऑक्सीडेशन होगी। ये जिंक यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे ये एक्वस होगा, ये 2 बन जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। हमारी बुक में इस रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है? तो हमने सिर्फ बेटा इसको रिडक्शन वाली सिमत में लिखना होगा। ये आपके पास जिंक होगा। अब आपने इस तीर के निशान को इधर मोड़ देना है, ऐसे करना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो जिंक है, ये वाला जो जिंक है, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। इस तीर के निशान को आपने इधर कर देना है। अगर ये 2 तीर के निशान होंगे तो ऑक्सीडेशन वाला बड़ा होगा, रिडक्शन वाला क्या होगा? छोटा होगा। अब हाइड्रोजन ने क्या करना है? अब हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर से गए, जितने इलेक्ट्रॉन गए, अब इतने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने बच्चों मैयर ले लेने, एक्सेप्ट करने हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन के तीर का निशान आपने इधर लिखना है, इधर। तो ये हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये इधर आएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जितने जिंक ने दिए थे, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू होता है 0। अब ये जो वैल्यू आपके पास वोल्ट मीटर शो कर रहा होगा, ये सिर्फ जिंक की होगी। और जिंक यहाँ पे कौन सा प्रोसेस शो कर रहा है? वो ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? इसकी वैल्यू बेटा आ रही होगी 0 पॉजिटिव। पहले पहले आप पॉजिटिव लिख लें, पॉजिटिव 0.76 वोल्ट, ये इसकी वैल्यू आ रही होगी। ये इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर इस रिएक्शन को आपने रिवर्स कर देते हैं, रिएक्शन को क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं, तो यही वैल्यू जो होगी ये आपके पास आप रिडक्शन में आ जाएगी। लेकिन ये वैल्यू जो होगी वो माइनस 0.76 वोल्ट आ रही है, क्योंकि ये वैल्यू बेटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ये वैल्यू कम है। हमारा कुलिया यही है कि जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है वो हमेशा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उससे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो उसकी जो वैल्यू है वो माइनस 0.76 आ रही है। अगर रिडक्शन के लिहाज से लेंगे तो ये नहीं है, यहाँ पे जिंक सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। इस सेल को आप लिखेंगे कैसे? हमेशा ऐसे लिखेंगे कि ये जिंक आयन होगा और ये एक्वस होगा। छोटी सी लकीर लगाएंगे, ये जिंक है, जिंक। इसका मतलब क्या है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, इस जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए इसको,
तो ये जिंक आयन बन गया। और यहाँ पे दो लकीरें डाल देंगे, ये इस साल्ट ब्रिज को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे बेटा आपने क्या लिखा, एच आयन, एच आयन। इसका मतलब क्या है कि इस हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन लिए और हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल जब भी किसी सेल की रिप्रेजेंटेशन करनी होती है तो आप उसको इस तरीके से लिखते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या रिडक्शन हो रही है। मेरे ख्याल में अगर इसको बेहतरीन तरीके से लिखा जाता तो फिर ये ज्यादा अच्छा था, लेकिन हमने थोड़ी बुक की बात को मानना है। अगर हम इसको ऐसे लिखते कि ये जो जिंक है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखिए जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये बेटा सॉल्ट ब्रिज है जो इन दोनों को बराबर रखती है। और ये क्या है, हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये ज्यादा खूबसूरत लगता, लेकिन और ज्यादा समझना भी आसान होता कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ले रहा है, समझना आसान हो जाता है। लेकिन हमारी बुक वाले ने इस पैटर्न को लिखा है तो आपने इसी को अडॉप्ट करना है। बहुत आसान सी बात आज आपने पढ़ी है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा तो कितनी ताकत से देगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उसका वोल्टेज क्या होगा, इस सारी चीज को आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये वाला आज का जो लेक्चर था जिसको हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।